का जब धड़धड़ाता है। सेब कौन रख दिया? सेब खा लॉक। हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है सर। आइए हम आज की कक्षा में जो टेस्ट हमारा है, टेस्ट नंबर कितना है? 27 में आपका स्वागत करते हैं और सीधा आते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में, नो बकवास। ठीक है, पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं सर, और उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे, और आपकी उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग और प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा ही प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के लिए आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी हम करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि अनाउंसमेंट करने वाले हैं एक धमाका ऑफर, तो फलना ऑफर, तो चिलना ऑफर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने जो एक वादा किया था उसको हम पूरा करने वाले हैं आज, और एकदम टेंशन मत लो, कोई बैच नहीं हम ला रहे हैं जो जिससे हम तुमसे पैसा वसूल लें, तो ऐसा मत करने लगना भाई, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे टीचर पहले से लगाते 21 तारीख शाम 3 बजे धमाका ऑफर। एक का है रे भाई,
मतलब धमाका ऑफर जब तुम देखने जाते हो तो पता चला 2050 में एक बैच आ रहा है, आप लोगों को होली दिवाली के शुभ अवसर पे दिया जा रहा है, पता चला 700 में हिस्ट्री है, 600 में पॉलिटी है। आई माँ कसम, ये कौन धमाका, ये कौन ऑफर। ऑफर देना है तो 100-200 टका में पढ़ा के देखो, तब ना समझेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक अनाउंसमेंट है जो शायद आपके जीवन में थोड़ा बहुत ऐड कर देगा, और उसके लिए हम कोई फी नहीं रखा है, इसलिए आप इसको टेंशन नहीं लेना है, और आपको शायद ये अनाउंसमेंट पसंद आएगा। तो हम आएंगे सर, जब हो जाएगा अरेंजमेंट तो हम कर देंगे सर। आइए हम लोग आते हैं, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग। हेलो हेलो हेलो, देखिए आते हैं सर। कभी कभार सर नेट वेट का प्रॉब्लम होना तो टेंशन नहीं लेना है, नेट हमने दूसरा भी लगवा लिया है, फिर आपका नेट हम सीधा कर देंगे। देखिए तो क्वेश्चन जब हम देखें ना, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, डी समझते हैं, डी का क्वेश्चन है, पढ़ तेरे भाई, पीडीएफ मिला होगा तो पढ़वे किया होगा। कहता है कार्य होता है, ये माई ये माई ये माई ये माई, कितना क्वेश्चन पूछा है रे। कहता है कार्य होता है, कार्य होता है यदि डैश है। देखो कहते हैं हम बोले थे नहीं, मेरा क्लास सीढ़ियों पे चलता है। कभी पूछे होंगे हम कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कभी हम पूछे होंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कभी हम पूछे होंगे। आज का क्वेश्चन ही अलग है, आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। कहता कार्य होता है यदि हम देखो तुमको 3 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को, चला रे तो हर दर्द के इलाज करेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है अगला, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा स्टेप में जाओगे ना तो कहता है कार्य होता है यदि ऊर्जा होता है। ये रिलेशन, ये 1 नंबर और 3 नंबर का रिलेशन है। चला कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य होता है यदि ऊर्जा होता है। बिना ऊर्जा के कोई कार्य कर पाएगा? लेकिन तुम कह रहे मास्टर बिना शक्ति के कोई कार्य कर पाएगा? अब की होगा ग्रुप डी? हम कहेंगे ये तो ठीक है, ये तो दोनों में यहां भी ध्यान रखना, यहां भी थोड़ा फंसा के पूरा हम लेके चल जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य होता है यदि ऊर्जा होता है। ये दोनों पहले क्लियर कर लो। यहां आते हैं, हम कहेंगे कार्य तब होगा जब उसके अंदर ऊर्जा होगा। तुम कहेगा नहीं मास्टर कार्य तब होगा, करिया पेन से लिख देते हैं, झूठ वाला बात। तुम कहेगा रे मास्टर कार्य होता है यदि शक्ति होगा ओकरा अंदर, तब ना। तू शक्ति ऐसे कहता है, नहीं, शक्ति कार्य करने की दर है कि कितना कम समय में लोग कितना कार्य कर देता है। तुम कहेगा नहीं बुझे मास्टर, नहीं बुझा, बुझेगा बुझेगा। देखो चला पहले समझो, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कितना कम समय में कितना कार्य किए वही शक्ति है। लेकिन अगर कहेगा कार्य होता है किसके कारण, तो ऊर्जा के कारण। एक और क्वेश्चन यहां पर तुमको पूछेगा, अहो राजा ध्यान देना, कार्य न कहेगा बल त्वरण होगा, त्वरण होता है
यदि होता है, यदि बल होता है। गुण ज्ञान है भाई मेरे, पसंद आया होगा शायद तुमको। कार्य होता है यदि ऊर्जा होता है, अयो क्वेश्चन मिलेगा। त्वरण अगर होगा तब जब बल होगा, क्योंकि बल लगाएंगे तब ना वेग में परिवर्तन होगा और तब ना त्वरण होगा। तो जल्दी से चारों लाइन लिख लो, जल्दी से लिख। कहता है कार्य होता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य होता है यदि ऊर्जा होता है, और त्वरण होता है यदि बल होता है, क्योंकि बल किसी वस्तु को त्वरण में ला देता है। तो अब यहां आंसर बता क्या हो जाएगा। द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल। द राइट आंसर इज बी फॉर बॉल। जल्दी से लिख ले, लिख लिए एकदम आराम से भाई मेरे, क्योंकि क्वेश्चन वैसा है ही नहीं कि तुम एकदम सरिया देगा। किसी भी, सब ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है तो किसी को नहीं मिले प्रीवियस ईयर में तो नहीं आना है पढ़ने। एक लाइन, वन लाइनर। अब तुम कहेगा बड़ी घमंड में बोल रहा है। चला हाँ ओरिजिनल है, फेक क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं करते हैं। कहता है किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग का घात nth के समानुपाती होता है। यहां n का मान क्या होगा? चला रे, यहां n का मान 1 होगा। तुम कहेगा मास्टर साहब समझे नहीं बात को हम। पहले तो तू क्वेश्चन पढ़, एनटीपीसी के क्वेश्चन हो, तू ही जान भाई कहने से लो। गरीब आदमी अगर पढ़ा देगा, देखो कितना बढ़िया से। रॉकेट की गति जो होती है, चला अगर तुम ये रॉकेट उड़ा रहे हो ना, दूसरे क्वेश्चन में हम डाले हैं इसका, ये रॉकेट उड़ रही है ना, ये रॉकेट के गति जो होगा ना, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मैन। अगर ये 20 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लगाएगा, इसका मतलब 20 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगाएगा। इसीलिए तो कहते हैं रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए तो रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। इसका मतलब अगर 20 न्यूटन है न माथा तो 20 न्यूटन है न माथा भी। चला रे, अगर 20 न्यूटन इधर तो 20 न्यूटन इधर। इसका मतलब जो रॉकेट की गति है वो इन उत्पन्न छोड़े गए गैसों की गति के समानुपाती होगा। जितना इधर गति होगा उतने इधर गैस की गति होगी। अर्थात ये जो रॉकेट की गति है वो गैसों की चाल के समानुपाती होगा या बराबर होगा। यहां समानुपाती दे दो और ज्यादा बेहतर है, के समानुपाती होगा। रॉकेट की गति गैसों की चाल के समानुपाती होता है। अगर समानुपाती होता है चला तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो तो क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन हो जान हमार की कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैस मतलब ये जो अगर रॉकेट है चला तो ये रॉकेट है तो ये निर्वासित मतलब छोड़ा गया गैस, इसी को हम कहते हैं निर्वासित गैस। गैसों के वेग के घात के nth, वेग के घात के nth के समानुपाती होता है, जहां n का मान होना चाहिए, n का मान होना चाहिए 1। क्यों? क्योंकि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड होता है। ये दोनों कब बराबर होगा? जब इसका पावर 1 होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये और ये आपस में तब न बराबर होगा चला जब पावर 1 होगा। तो आंसर बता की हो जाएगा 1। तुमको लिखना की है तुम देख लो, सिर्फ एक लाइन लिखेगा, रॉकेट की गति गैसों की चाल के समानुपाती होता है। पावर में दे देना 1, क्योंकि एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। चला एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। आज सर हम आप लोगों को एक शख्स से मिलाने वाले हैं
जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज किए हैं। हम उनसे बहुत रिक्वेस्ट किए हैं कि वो आप लोगों की कुछ मदद करें। कोविड में आप लोगों की नैया को पार लगाने में थोड़ा सा भी योगदान अगर कर पाएँ, आप लोग भी उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। वो हमसे भी बहुत श्रेष्ठ हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, और आज उन्हीं को हमने बुलाया है आप लोगों से मुखातिब होने के लिए। आ जाइए सर इधर। कहता आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद। क्या बात, क्वेश्चन है चला एनटीपीसी के। हम कह रहे हैं नए होगा ओरिजिनल, न कल से नया आना पढ़ने। अब की बोले बता, कॉन्फिडेंस है चला ओरिजिनल है। झूठ का धंधा नहीं करेंगे। जब सच का धंधा इतना बढ़िया से चल रहा है, झूठ का बोलना है। जिस दिन नहीं चलेगा धंधा, झूठो बोलेंगे। जब सच बोल के चला धंधा चल रहा है, झूठ का बोलना। कहता है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद। प्रणोद मतलब होता है, देखो पहले तो कुछ टर्म जान लीजिए आप, हमारा भाई है तू। प्रणोद का मतलब हुआ जो बल नीचे की तरफ लगता है न चला, इसी बल को हम प्रणोद बल कहते हैं। ये जो रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर लगता है ना, उसी को हम प्रणोद बल कहते हैं। अब कहता है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, ये जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव कह दिया हमार जान, ये हो गलो अंतरिक्ष। सुनना शुग्गा हमर आकर्षण बल का अभाव, गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव केने हो भाई? अंतरिक्ष में। मतलब अगर रॉकेट को सब जगह ईंधन की आवश्यकता पड़ गया, तब पता चला वो जाके होने जाएगा अंतरिक्ष में, कहे बाप रे बाप ईंधन शॉर्ट गलो, चल 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 एक बार पंप से भरा के ले आइए। ये होता है क्या? नहीं। ऊपर में उसको मिनिमम से मिनिमम फ्यूल की आवश्यकता होती है, एकदम मिनिमम फ्यूल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वहां ये जो प्रणोद है, जो नीचे की ओर लगने वाला जो बल है, प्रणोद बल, ये अस्थिर हो जाता है। क्योंकि वहां ये अस्थिर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जब ये यहां होता है, ध्यान देना, जब ये चला, कहता है जब ये यहां होता है पृथ्वी के सतह पर, अभी देखो लॉन्च कर रहा है, इसको मैक्सिमम बल लगाना पड़ता है गुरुत्वाकर्षण के फील्ड से, गुरुत्व के द्वारा जो आकर्षण हो रहा है उससे ऊपर। अभी ये कलम है, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं तो ज्यादा बल लगा के हमको ऊपर ले जाना होगा। और जब खींचने वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा तो कम में बल, एकदम नॉर्मल, एकदम स्थिर बल लगाएंगे और वो घूमने लगेंगे, क्योंकि खींचने वाला कोई है ही नहीं। तो जब अंतरिक्ष में जाता है चला, अंतरिक्ष में तो हम कहते हैं ये अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में हम कहते हैं जी का मान 0 है। अंतरिक्ष में जी का मान 0 है, तो W बराबर खींचने वाला जो बल होता है वो mg होता है। और ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 0 तो ये 0, ये 0 होगा तो खींचने वाला कोई है ही नहीं है, और खींचने वाला कोई है ही नहीं तो अस्थिर वेग से, अस्थिर चाल से घूमने लगता है। अब पढ़ो, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में मतलब चला अंतरिक्ष में रॉकेट पर प्रणोद, रॉकेट पर जो प्रणोद होता है नीचे की तरफ, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, मतलब कह दिया अंतरिक्ष में। ये जो प्रणोद होता है, जो नीचे की तरफ लगने वाला बल होता है, वो अस्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि वहां जी का मान 0 होता है, और जी का मान 0 होने के कारण W बराबर 0 हो जाता है। और W बराबर 0 होता है तो कोई खींचने वाला ही नहीं है, तो अस्थिर चाल से घूमने लगता है। तो लिखेंगे हम सर एक लाइन कि जी का मान अंतरिक्ष में लिखेंगे भी सर G बराबर 0, इसलिए W बराबर 0, इसलिए प्रणोद अस्थिर रहता है, प्रणोद अस्थिर रहता, या रॉकेट के द्वारा लगने वाला बल अस्थिर रहता। राइट इट डाउन चला, जल्दी से लिख लो। आज सर जो आप लोगों का मैथ का डिमांड था वो हम पूरा करने जा रहे हैं।
और एक अच्छे शिक्षक, एक अनुभवी शिक्षक आप लोगों से रूबरू होंगे। आप लोगों को शायद उनका लाभ मिलेगा। मैंने कुछ सेट के लिए उनको बोला है कि कुछ सेट आप लोगों को डिस्कस करवा दें, तो वो आ रहे हैं और आप लोगों से मिलेंगे भी आज। अगर आप लोग देखेंगे तो शायद पहचान जाएंगे, क्योंकि वो लगभग बच्चे उनको जानते हैं। और हम चाहेंगे कि एक लाभ जो है, जो एक एडवांस मैथ का हाइप है कि एडवांस मैथ में बहुत दिक्कत होती है वगैरह वगैरह, और संजोग से वो एडवांस मैथ के ही एक्सपर्ट हैं। द नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। देखो चला, बल दो प्रकार का, एक बैलेंस और अनबैलेंस। अगर 300 न्यूटन इधर लग रहा है, ध्यान देना, अगर 300 न्यूटन इधर लग रहा है, 300 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 आदमी इधर खींच रहा है, 3 आदमी इधर खींच रहा है, 300 न्यूटन, 300 न्यूटन इधर, 300 न्यूटन इधर, इसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। देखो 300 माइनस 300 बराबर 0, ऑन नो यानी ऑन बैलेंस की स्थिति में। लेकिन अगर 300 न्यूटन इधर लग रहा है, 400 न्यूटन इधर लग रहा है, देखो तुम 300 न्यूटन इधर, 400 न्यूटन इधर, तो 400 माइनस 300 यानी 100 न्यूटन, ये हो गया चला अनबैलेंस, ये अनबैलेंस हो गया। हम बात कर रहे हैं, यानी ये संतुलित का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका संतुलित का है, और ये एग्जाम्पल आपका असंतुलित का है। अब ध्यान देना, क्या ये संतुलित बल है, 300 इधर 300 इधर। और संतुलित बल की अगर बात की जाएगा 300 इधर और 400 इधर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो अगर संतुलित बल है, ये मान लो वस्तु है, 300 इधर भी खींच रहा है, 300 इधर भी खींच रहा है, इसका मतलब इसमें सर कोई गति नहीं होगा। संतुलित बल में अगर समान बल दोनों तरफ से लग रहा है, कोई गति नहीं होगा। इधर 300 लग रहा है, इधर 400 लग रहा है, इधर की ओर गति हो जाएगा जिधर ज्यादा बल लगेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ समान है तो वस्तु में कोई गति नहीं होगा। लेकिन अगर बल बढ़ाते गए, बल बढ़ाते गए, बल बढ़ाते गए, 300 इधर से 300 इधर से, अब 500 इधर से 500 इधर से, अब 1000 इधर से 1000 इधर से, और संतुलित बल में होगा तो क्या होगा, इसका आकार बदल जाएगा, टूट जाएगा। तो देखो हम दोनों पॉइंट को क्लियर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हम बल को बढ़ाएंगे तो इसकी गति बढ़ जाएगी। हम कहेंगे, ध्यान देना, हम लिखते हैं चला, और लिखना तुमको भी है, खाली सुनने से काम नहीं हो। तो संतुलित बल मतलब चला दोनों तरफ समान बल। तो इसमें पहला पॉइंट होगा गति नहीं होगी, गति नहीं होगी। दूसरा पॉइंट होगा अधिक बल होने पर आकार बदल जाएगा। बहुत अधिक बल लगा दोगे, बैलेंस से रहेगा तो क्या होगा, गति नहीं होगा लेकिन आकार बदल जाएगा। अधिक बल लगाने पर आकार बदल जाएगा। और अगर असंतुलित बल की बात करें, असंतुलित बल में क्या होगा, आकार बदलेगा, गति हो जाएगी, चला लिखना भी है। क्यों, क्योंकि एक तरफ 300 एक तरफ 400, 400 तरफ की गति हो जाएगी। अब बहुत बल बढ़ाएंगे तब आकार बदलेगा। तो पहले ये दोनों लिख लो, मेनली यही तुमको पूछता है, राइट इट डाउन। हेलो, तो संतुलित बल गति नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ 10-10 न्यूटन है। अधिक बल लगाने पर आकार बदल जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए सर, लिख लिए। अब आते हैं सर यहां, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो संतुलित बल का प्रभाव है तो कहेंगे बताओ क्या होगा, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एकदम आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, गति लेकिन नहीं होगा। कहता है एक वस्तु स्थिर अवस्था में परिवर्तन, स्थिर अवस्था में परिवर्तन मतलब गति का आ जाना।
नहीं होगा। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन एकदम नहीं होगा क्योंकि संतुलित बल है। एक वस्तु की गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, अस्थिर अवस्था में परिवर्तन कह दिया मतलब गति में आ गया, नहीं होगा। क्या होगा? तो संतुलित बल में केवल और केवल आकृति में परिवर्तन होगा क्योंकि दोनों तरफ 300 न्यूटन है। द नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर। चला रे, एगो बात हम तोरा कह देते हैं एकदम आराम से। एगो ये क्वेश्चन है एगो है तुम्हारा, ध्यान देना, तुमको कहे रेफ्रिजरेटर, एकदम आराम से चला, तुमको कहे रेफ्रिजरेटर, इतना एकदम शॉर्टकट जुगाड़ दे रहे हैं। रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर कहे, कंप्रेसर कहे, इसमें रेफ्रिजरेटर या कंप्रेसर की अगर हम बात करें, चला, इसमें वाष्पीकरण, वाष्पीकरण या प्रसार, एक्सपेंशन, इन दोनों में से कुछ भी मिल जाए, देखो रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर या तुमको हम और थोड़ा सा इसको बृहत कर देते हैं, चला ना, तो मामला तू गड़बड़ा देगा। रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर गर्मी या ठंडा उत्पन्न करने वाला, अलग अलग तरीके से चला गया जो है ना, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और यही 4 तरीका है जो पूछा जाता है। एगो तुमको पूछ देगा रेफ्रिजरेटर में बताओ क्या होता है, कहेगा कंप्रेसर में बताओ क्या होता है, कहेगा एसी, और ले लो एगो एसी, कहेगा बताओ गर्मी जो उत्पन्न करने वाला मशीन है उसमें क्या होता है, ठंडा उत्पन्न करने वाला मशीन है उसमें क्या होता है, या एसी में क्या होता है। हम सबका एक उपाय है, चला, क्या? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, या दूसरा उपाय है प्रसार, 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 प्रसार मतलब फैलाव, वाष्पीकरण या प्रसार, जल्दी से लिख, वाष्पीकरण या प्रसार। रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर गर्मी ठंडा उत्पन्न करने वाला मशीन, कुछो कह दे, एसी कह दे, इस सब में एक ही घटना होती है, चला, वाष्पीकरण या प्रसार, वाष्पीकरण या प्रसार, वाष्पीकरण या प्रसार। तो कहते हैं रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर गर्मी ठंडा उत्पन्न करने वाला मशीन कहे तो वाष्पीकरण या प्रसार में से कुछ भी मार देना। अब जैसे तुम्हारा रेफ्रिजरेटर तोरा कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के वाष्पीकरण मार दो, और नहीं होगा वाष्पीकरण तो प्रसार होवे करेगा, एकदम फिक्स है क्वेश्चन में, तुम मार के देख लेना, नहीं लगे तो जे तू कह दो, और नहीं विश्वास होता तो अगला क्वेश्चन में चलो। लिख लिया? नहीं, अगला क्वेश्चन देखो तो कि कहता गर्मी अवशोषित, हम बोले गर्मी ठंडा फलना चिलना, तो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर मार न दो, इतना सोचना की है। एसी रहता तो वो मार देते, लेकिन है कहां। गीजर तुम जानिए रहा है पानी गर्म करता है, माइक्रोवेव ओवन इसमें हम सर खाना गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक केतली पानी वगैरह गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं। वाष्पीकरण, प्रसार, जब भी कहे रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह कुछ भी ऑप्शन में रहे मार देना। तार का प्रतिरोध, एक क्वेश्चन लाएंगे, चला भयानक भयानक, आज एकदम बेसिक के एक क्वेश्चन डाल दिए हम। तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। तो चला रे, तोरा कुछ नहीं करना है, प्रतिरोध जो होता है ना, इस समानुपाती होता है तापमान के, ध्यान देना। प्रतिरोध जो है ना समानुपाती होता है चालक की लंबाई के, चालक तार की लंबाई के, चालक तार की लंबाई के। प्रतिरोध जो है ना समानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। आई मास्टर ई की होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतार है ना, चला इतार में है ही एरिया, नाम है क्रॉस सेक्शनल एरिया।
वह एरिया जिससे करंट क्रॉस करता है उसे हम क्रॉस, आई एक सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में यानी हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले भाई साहब लोग एकदम टेंशन नहीं लेना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले भाई साहब लोग सुन लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इतने तुमको पूछेगा, कहेगा तापमान बढ़ने से प्रतिरोध, कहेंगे बढ़ जाएगा। चालक तार का लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, कहेंगे बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से प्रतिरोध घट जाएगा। अब क्वेश्चन बताओ, तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम, एक के होते व्युत्क्रम होते होवे करता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मारना आंसर, हो गलो आंसर, यू विल गेट द आंसर। हो गया, हो गया, आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। द नेक्स्ट कहता है वे मेटल डिटेक्टर। चला मेटल डिटेक्टर देखा है, ये सब लेके पुलिस वाला सब ऐसे कर ले रहता है ना, देखा है। अरे देखना 15 अगस्त सब में दिखाई देगा तोरा, वो ऐसे ऐसे करके सटेले फिरेगा। और ना तो तू रेलवे स्टेशन पे देखेगा ओकरा मेटल और डिटेक्टर। मेटल मतलब हो गया धातु और डिटेक्टर मतलब जो पहचान करता हो। हिंदी में अगर कहोगे शुद्ध हिंदी में धातु पहचान कारक यंत्र, दैट इज मेटल डिटेक्टर। तो कहता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेटल डिटेक्टर, वह मेटल डिटेक्टर जिससे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं। देखना तुम एगो मेटल डिटेक्टर तुमको मिलेगा कहां पर, हवाई जहाज या रेलवे स्टेशन पर। दिल्ली वगैरह में अगर तुम रेलवे स्टेशन पर जाओगे तब तुमको वहां पर मेटल डिटेक्टर तुमको मिल जाएगा। वो करता क्या है, तुम देखना एगो गेट टाइप का रहता है, जाओगे टू, कभी जाओगे टू बोलते रहता, का है वो, है क्या, वो ये देखता है कि तुम कहीं वेपन्स तो लेके नहीं जा रहे हो, मेटल को डिटेक्ट करता है। कोई हथियार तो लेके तुम नहीं जा रहे हो तो अंदर में जाके कुछ कर सकते हो, बम तो नहीं लेके जा रहे हो। तो कहता क्या है, मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, वो जो ऐसे गेट तोरा नजर आता है जरा से तू गुजरता है, वह किसके द्वारा संचालित होता है। अब सिविल लॉ से, जमीन के लॉ से मेटल डिटेक्टर संचालित होगा। न्यूटन का नियम, कूलम, तू कुछ ना कुछ मारिए देगा, पता नहीं है लेकिन कुछ न कुछ मारिए देगा तुम। तो भाई मेरे ये तुम जान लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी को हम फेराडे का नियम कहते हैं, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है ये, ठीक है। तो अब हम कहेंगे सर इसमें बैटरी भी लगी हुई होती है। मामला ये है, इन न्यूटन का नियम चला, इन न्यूटन का नियम कहीं नहीं लग रहा है उधर। करंट चैप्टर में न्यूटन चचा के बहुत कम योगदान है। अब बच गए कूलम का नियम, ये क्या वो बोला था कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, ये दोनों अगर F बराबर K Q1 Q2 बटा RS कर तुम सुना होगा, तो वो कितना बल से आकर्षित करती है उसी के बारे में इन्होंने बताया था। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जितना भी सिद्धांत है वो सारा फेराडे चचा ने दिया था और मेटल डिटेक्टर उन्हीं के सिद्धांत पर कार्य करता है। यू विल गेट द आंसर। मेटल डिटेक्टर फेराडे का नियम, मेटल डिटेक्टर फेराडे का नियम, मेटल डिटेक्टर फेराडे का नियम, मेटल डिटेक्टर फेराडे का नियम। मेटल डिटेक्टर फेराडे का नियम। द नेक्स्ट वन इज, अगला है चला, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। ये थोड़ा सा हम कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो तुमसे छूट जा रहे हैं, तो हम उसको इंक्लूड कर देते हैं एक आध क्वेश्चन, ताकि वो क्वेश्चन भी तुमसे पकड़ा जाए। फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया था सर, वो किया था लेविस ई वाटरमैन ने। इस सर वाटरमैन नाम की एक कंपनी ही थी जो पेन बनाती थी। 1884 में वाटरमैन कंपनी से लेविस वाटरमैन ने इसका आविष्कार किया था। कहेगा सर वाटरमैन पेन ना, सर वाटरमैन पेन कंपनी का नाम बाद में रख दिया गया, और कितने ईस्वी में, तो 1884 ईस्वी में। कभी कभी ये पूछ देता है सर, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और एक बार नहीं, हमको लगता है 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ दिया। अब पता नहीं काहे पूछ दिया, क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मोहब्बत होगा, पेन का बहुत ज्यादा जरूरत हम लोगों को पड़ता है, तो 4 बार पूछ दिया। तो हम सोचे एक बार चलवा सकते हैं, आंख से गुजार देते हैं, अब देख लेगा तो काम हो जाएगा। कितना ईस्वी में, 1884। फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस ई वाटरमैन ने किया था। बाद बाकी कुछ खास नहीं है। औसतन कितनी बार बिजली धरती पे गिरती है, ये तो देख के तुमको भी हैरानी होगी चला कि औसतन कितनी बार बिजली धरती पे गिरती है। मामला बड़ा गड़बड़ है। प्रति सेकंड 100 बार, प्रति सेकंड 100 बार। यहां पर तुमको क्वेश्चन, ये तो तुमको ध्यान में रखना होगा, लेकिन यहां तुमको एक क्वेश्चन पूछता, तड़ित चालक,
तुम देखना किसी किसी मकान के छत पे जो है ना, ऐसा कॉपर का एक प्लेट दिया हुआ रहता है, और प्लेट कोई अगर मकान है तो ये प्लेट को अर्थ कर दिया जाता है, इससे तुम्हारे घर पे बिजली गिरेगी भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, तड़ित चालक जो होता है यह बिजली गिरने से बचाता है, बिजली जब गिरेगी तो तुमको बचाएगा, बिजली गिरने से बचाएगा, गिरने से बचाएगा। तड़ित चालक सबसे ज्यादा की किसका बना होता है? यह कॉपर का बना होता है, यह कॉपर का बना होता है। अब तुम सोच के देखो औसतन कितनी बार बिजली धरती पे गिरती है? प्रति सेकंड 100 बार, इसलिए बच के रहना चलवाना। तो जब बोरा में यह कॉपर का बना होता है, राइट इट डाउन। यह किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। यह किसका बना होता है? चला, कॉपर का। तड़ित चालक यह बिजली गिरने से बचाएगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यह कॉपर का बना होता है। देखो चला, प्रति सेकंड, यहां तुम कहेगा ना बड़ा हड़बड़ा के जाएगा, हाँ प्रति सेकंड 100 बार। अब तुम्हारा पास इतना पेशेंस नहीं लगा, प्रति सेकंड 100 मार दिया खट से। चला, प्रतिदिन है, यहां प्रति घंटा है, यहां प्रतिदिन 1000 है। जरा सा मिस करेगा सेकंड दिन में या घंटा में तो मामला एकदम फंस जाएगा। हर 1 सेकंड में 100 बार, 1 सेकंड में 100 बार। अब कहेगा तड़ित चालक की बिजली गिरता है तो बचाता है, और यह किसका बना होता है? तो कहेंगे कॉपर का। अब कहता है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को कहा जाता है। चला रे, कोई परमाणु है, मान लेते हैं कि कोई हम सोडियम परमाणु ले लेते हैं, काहे बेसी दूर जाएगा, सोडियम 1123 ले लेते हैं। जब सोडियम 1123 लेंगे तो भाई हमार एकरा में हम निकाल लेंगे ये जो है ये हो गया तुम्हारा परमाणु संख्या Z, यही हो गया तुम्हारा प्रोटॉन की संख्या, यही हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अगर हम इसको कहते हैं तो इसको कहते हैं परमाणु भार। तुम जानता है? नहीं जानता? नहीं जानता? तो Z बराबर होता है P बराबर होता है E बराबर हो गया 11। Z परमाणु संख्या, A परमाणु भार है, तुम पढ़ा होगा। और A हो गलो चला परमाणु भार जो हो गलो 23। और न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बता? न्यूट्रॉन 23 में से 11, यानी A माइनस जेड बोले तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु के नाभिक में के रहता है भाई? नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। ये सब नहीं पूछता, 1956 में पूछता था कि नाभिक में के रहता है। कहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब क्वेश्चन पढ़, किसी परमाणु के नाभिक में, चल हम यहां पहुंच गए, तू भी पहुंच जा, यही नाभिक है, मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। ये प्रोटॉन है चला, ये न्यूट्रॉन है ना, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या लेना, लिख देते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो ये 11 प्लस 12 हो जाएगा, अब बराबर 23 हो जाएगा। 23 आया। कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। बता किसके रूप में जाना जाता है? ये 23 जो है क्या है? तो तुम गौर से देखोगे तो ये परमाणु भार है। परमाणु भार है यानी A है। परमाणु भार और द्रव्यमान एक होता है केमिस्ट्री में। तो बता आंसर की हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। जल्दी से लिख, एकदम आराम से चला बनाने की कोशिश करना, ना तो मामला भयानक बोरा में जाएगा। एवोगाड्रो संख्या हो गया 6.022 × 10⁻23। रुका हुआ है क्या? यहां क्यों रुका हुआ? नेट कट गया। क्या हो गया? आंसर हो जाएगा तुम्हारा द्रव्यमान संख्या। अगला कहता है मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना। चला रे, ये तुमको एक आता है दृष्टि निर्बद्धता। तुमको हम एगो टर्म बता देते हैं जो तुमको भाई मेरे परेशान करेगा। निर्बद्धता, तुम कहेगा हिंदी बताओ मास्टर साहब, इंग्लिश बताओ। परसिस्टेंस अभी 2 प्रकार की होती है। ये होता है ध्वनि निर्बद्धता, ध्वनि निर्बद्धता, और एक होता है भाई मेरे
प्रकाश की निर्बद्धता। अब देखो ये भी होती है 1/10 सेकेंड, लेकिन चला तो रहा इतना ना हड़बड़ी रहता है, यानी 0.1 सेकेंड, एक पॉइंट के बाद एक को जीरो ने है। ये भी होता है 1/10 सेकेंड, इसी को 0.1 सेकेंड कहेंगे। तो ये है क्या, दो ध्वनियों के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो 1/10 सेकेंड के बीच होना चाहिए, 1/10 सेकेंड का न्यूनतम होना चाहिए, नहीं तो आप दो ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाइएगा। कभी कभी देखिएगा कोई बहुत तेजी से कह देगा चल जाएगा, तो तुम कहेगा अरे भाई की बोला, फिर से बोलो, धीरे से बोलो, तो 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए। कभी कभी तुमको कुछ दिखाई नहीं देता है तो 1/10 सेकंड का समय होता है, उसी को हम प्रकाश की निर्बद्धता, और कुछ सुनाई नहीं देता है तो उसको हम ध्वनि की निर्बद्धता कहते हैं। आंसर एकदम होशियारी से मारना, क्योंकि ये भी तेरा इंतजार कर रहा है और ये भी तेरा इंतजार कर रहा है, ये भी तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुम 1/10 याद रखता है एग्जाम हॉल में तो और 10 सेकंड हो जाता है, अब तू 0.1 सेकंड याद रखता है तो और 0.001 सेकंड हो जाता है ना। 1/10 यानी 0.1 सेकंड इज द आंसर, 0.1 सेकंड इज द आंसर, 0.1 सेकंड इज द आंसर। हेलो 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 सर, आप लोगों के बीच एक शख्सियत को हम बुलाना, शख्स नहीं कह सकते, शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं, जो शायद आप लोग उनको बहुत अच्छे से जान रहे हो। और बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड था कि सर को लाइए, सर हम लोगों का मैथ में मतलब कोई नहीं मिल रहा है हम लोगों को जो एक सही तरीके से हम लोगों को पढ़ा दे। मैथ सर के लिए कहा जाता है कि मैथ ये रीजनिंग की तरह बताते हैं। अभी हम मेरा एक चलवा बताया कि सर मैथ रीजनिंग की तरह बताते हैं, तो पता नहीं क्या बताते हैं, तो अब सर आप लोग डिसाइड करिएगा। तो सर आएंगे और आप लोगों को सर 2 मिनट इंट्रोड्यूस कर देंगे कि सर आप लोगों के लिए कब आ रहे हैं और कब हम लोगों को सर कृतार्थ करेंगे और आप लोगों के लिए कुछ लेकर आएंगे। तो आरके सिंह सर आ रहे हैं आप लोगों के बीच, और कल से कैसे कैसे सर का शेड्यूल रहेगा सर खुद बता देंगे। सर आइए सर। हेलो फ्रेंड्स, प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसके झा के सर के कहने पर आप लोगों के अनुरोध पर चाहता हूँ कि आप लोगों से इंट्रोड्यूस हो और आप लोगों का रिजल्ट हो, इसलिए कुछ मदद कर दूँ। मैथ में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वह प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस आपका अच्छा करने के लिए हम अपने ओर से 15 टेस्ट आप लोगों को फ्री कराएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा और इसमें एडवांस मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा आपको। और ऐसा लगेगा कि मैथ एक हवा की तरह रहेगा, कहानी के रूप में आप उसको याद कर लीजिएगा। मैथ समझिए कि मैथ एक जादू की तरह आपके दिमाग में घुसेगा और उसी में फिट बैठ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसको ऐसे आप लोगों को मैथ लगेगा, आप लोगों को मैथ लगेगा कि एक कहानी जैसे सुनते हैं उससे हल करिएगा और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निक लिखाऊंगा, ट्रिक रटाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमसे जो प्लेटफॉर्म में मैथ पढ़ा होगा, आरके सिंह का नाम से सुना ही होगा, मेरा एडवांस मैथ का किताब आया है, बहुत सारी किताबें प्लेटफॉर्म के थ्रू आई है। एसएससी का क्वेश्चन जब हल करा दे तो आप लोगों को तो और आसानी से इस तरह से मैथ बताएंगे, लगेगा ही नहीं कि मैथ कोई चीज़ है। मैथ आपके दिमाग में इस तरह से फिट बैठेगा कि आप उसको लगेगा कि मैथ एक कहानी मेरे दिमाग में बनते जा रहा है। जैसे राम का नाम आप नहीं भूलते, उसी से टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं भूलिएगा, पाइप एंड सिस्टम का सवाल नहीं भूलिएगा, प्रतिशत का सवाल नहीं भूलिएगा, उसका आंसर आपके दिमाग में याद हो जाएगा। और आपको लगेगा कि मैथ सबसे अच्छा लग रहा है तो आप हमको लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो मत लाइक करिएगा। और मैं क्या बोलूँगा, मेरा जुबान बोलेगा। और मेरा जो कहानी है, मैं किसी का अपना बड़ाई किसी के बीच करता नहीं हूँ। आप प्लेटफॉर्म में अगर पढ़े होंगे तो आरके सिंह के बारे में जानते जरूर होंगे
कि आर.के. सिंह पढ़ाता था तो क्लास में आता था तो पढ़ाता था, कोई कहानी नहीं, कोई टॉक नहीं, कोई फर्दर ऐसा बात नहीं होती थी। तो आपको ऐसा ही लगेगा और वही करने के लिए आया हूँ और चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट हो इस बार। अगला बार ग्रुप डी आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए आपका रिजल्ट हो इस बार। इसलिए एसके झार सर मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को फ्री डोनेट कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं आपको कुछ डोनेट कर दें। 15 सेट डोनेट करेंगे, आप अपना आपका 300 क्वेश्चन देंगे, 300 क्वेश्चन समझिए कि 3000 क्वेश्चन के बराबर होगा। इसलिए आपको आर.के. सिंह का नाम तो सुने ही, राकेश कुमार सिंह जानते भी है। थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, लीवर का ऑपरेशन था, इसलिए नहीं पढ़ा पाए, बीच में चले गए थे। सर अनाउंस भी किए थे तो एक आध सप्ताह लेट हो गए, इसलिए कि थोड़ा दिल्ली चले गए थे रिकवरी के लिए, बुलाया था वहाँ जो चेक कराया, फिर सब नॉर्मल है, अब ओके हो गए हैं, फिट एंड फाइन करके वहाँ से आ गए हैं। इसलिए अब आप लोगों का निर्बाध रूप से क्लास चलते रहेगा। जब तक आप लाइक करेंगे तब तक आपके बीच आर.के. सिंह अवेलेबल रहेंगे और एसके झा के साथ रहेंगे। एसके झा और आर.के. सिंह एक साथ मिलेगा और आपको लगेगा कि नहीं, आपका रिजल्ट 100% ग्रुप डी और एनटीपीसी में होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं और झा सर तो दे ही रहे इतना दिन से। और आपका मैथ का जो लाइव जो सेट डिस्कशन होगा 5:30 से 6:30 शाम में होगा, पीएम होगा। मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट किया जाए, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे आपको, है ना। 5:30 से 6:30 शाम में स्टार्ट होगा। इसका कोई फीस नहीं लगना है, आपको देखना है मैथ कैसा लगता है। मैथ अच्छा लगेगा तो आपके लिए फिर ऑफर कोर्स हम लाएंगे, उसमें आप लोग सहयोग करिएगा, आप ही के सहयोग से चलना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। इनके लिए सर कहा जाता है कि ये बोलते नहीं है, इनका कलम बोलता है मैथ के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि सर ये अगर अच्छा पढ़ाएंगे तभी आप लाइक कीजिएगा, एक लाइन का बात है। तो हमें विश्वास है सर, मेरे पास बहुत सारे टीचर जो है सर से जुड़े, सर बहुत सारे टीचर, हम लोग एक ग्रुप है जो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना बच्चों को उसका लाभ मिले। और सर ने इसमें समझिए कि हम जब सर को बोले कि सर बच्चे आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर बोले क्यों नहीं, हम तो अभी हैं ही, अब हम स्वस्थ हो चुके हैं पूरी तरीके से। और डॉक्टर ने भी इनको कहा, चूंकि ये फेज एक इनका थोड़ा सा अल्टर रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम से गुजरे, लेकिन अब संजोग ऐसा देखिए कि 3 दिन पहले डॉक्टर ने इनको कहा है कि आप फुल एंड फिट हैं, आप क्लास ले सकते हैं। और अब ये आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे। इन्होंने खुद से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, वो क्वेश्चन जिसमें बच्चों को दिक्कत होता है। आप एक सेट कीजिएगा, पहला आपको खुद पता चल जाएगा। ट्यूसडे से सर आ रहे हैं 5:30 से 6:30 शाम में, इसी चैनल पे आपको लाइव मिलेंगे सर, और आप लोग उसका लाभ उठाइए और अपने रिजल्ट तक पहुंचिए सर। नमस्कार सर। तो हम चाहेंगे सर कि आप लोग इसका लाभ जरूर से जरूर लीजिए। और सर का जब आप एक क्लास करोगे तो सर को एकदम पता चलेगा सर कि 15 से 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सर को, और वही आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो आप लोगों को सर, आज चूंकि बच्चों का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था और सर दिल्ली थे, तो दिल्ली से सर आए, अभी तो कल ही आए हैं, तो मैंने कहा कि सर आइए और आप जो है बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ ही सर, अगर जितना आप बच्चों का प्यार मिलेगा तो फिर सर जैसा आप बोलोगे आप लोग वैसा उस हिसाब से करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। 15 सेट अभी सर लेके आ रहे हैं, 15 सेट मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा आपका पहला सेट, ठीक है। आइए सर, हम लोग तो यही सोचेंगे सर, टीचर कभी भी बिजनेसमैन नहीं हो सकता और बिजनेसमैन कभी टीचर नहीं हो सकता। टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन होता है ना सर, भाई भाई का रिलेशन होता है, बाप बेटा का रिलेशन होता है, उसके लिए वो गलत सोच ही नहीं सकता। फिर बाकी सर वो तो सारे तरह के लोग हैं हमारे फील्ड में भी, लेकिन हम जिन लोगों को जानते हैं, जिनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो जिनका बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका कलम बोलता है, एक लाइन का बात। क्योंकि बच्चा सर उसी के पास पढ़ेगा, वो अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी ग्रेजुएट है। तो सर हम बात करेंगे ट्यूसडे से 5:30 बजे, आप लोग जरूर आइए और लाइव सर से मिलिए 5:30 बजे, क्योंकि अगर लाइव आप आते हैं तो 30 से 35% आपको ज्यादा फायदा होता है। हम बार बार कहते हैं सर। आते हैं पेट की परत, जैसे चला पेट की परत की अगर हम बात करें, पेट के नाम लेना, कोनो एसिड नहीं होगा, एक लाइन के बात है। कहेगा पेट के परत में, कहेगा पेट में, तो पेट के बगल में, पेट के साइड में, पेट के ऊपर में, पेट के नीचे में, जहां देखोगे क्यों एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द राइट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ नहीं सोचना है। अब रही बात बाद बाकी एसिड्स की, तो नाइट्रिक एसिड की अगर बात करोगे तो एक्वा रेजिया, अम्लराज बनाने में इसका उपयोग होता है।
अम्लराज बनाने में इसका उपयोग होता है। फॉर्मिक एसिड सब जानते हैं, लाल चींटी के डंक में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। लाल चींटी के डंक में जो मारता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। इथानोइक एसिड का भी कुछ खास यूज नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, पेट की बात करेगा चला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता है कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं। बैकअप जानते हैं सर, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा लैपटॉप है और ये लैपटॉप मेरा, मान लीजिए कि ये मेरा लैपटॉप है सर, और ये किसी कारणवश हम तोड़ दिए, ये खराब हो गया। तो खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, ये लैपटॉप खराब हो गया तो मेरा जो भी डाटा है सर वो खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक बैकअप करते हैं, और ये बैकअप दैनिक दिनचर्या में हम लोग, अगर कोई सिस्टम अच्छे से जो लोग हैंडलर हैं वो लोग क्या करते हैं, इसको रेगुलरली इसमें बैकअप रखते हैं कि चलो 3 दिन पे एक बैकअप इसका स्टोर कर लेते हैं, 4 दिन पे इसका बैकअप स्टोर कर लेते हैं। पता चला कभी विंडोज ने पायरेटेड है, उसने की मांग लिया, पता चला सारा का सारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो सब कुछ उसका गायब हो गया। पता चला हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोग एक बैकअप प्लान बना के रखते हैं, हर 2 दिन 3 दिन पे अपडेट करते हैं। वैसे हम लोग तो नहीं है करते हैं अपना 6 महीना साल भर में, क्योंकि डेटे की रहता है 10 गो सिनेमा की हो जाएगा ओकरा से। लेकिन जो हैंडलर हैं, जो लोग हैंडल करते हैं, उनके पास एक सटीक डेटा होता है जिसके लॉस से उनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो कहते हैं बैकअप हार्ड ड्राइव में वो लोग बना के रखते हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कंप्यूटर का भी लाएंगे सर। बैकअप के बारे में सच नहीं है सर। देखिए, कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी, जो हम लोग दूसरा कॉपी कह सकते हैं, जो हार्ड ड्राइव में रखते हैं, यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, एकदम हिस्सा है। निरंतर रूप से आपको बैकअप रखना होगा, निरंतर रूप से बैकअप रखना होगा। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, एकदम है, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप बैकअप नहीं रखते हैं तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा, इसलिए हम आप लोगों के बीच लेकर आए। ऑफ साइड, ऑन साइड पर बैकअप अधिक फायदेमंद होता है। किसी भी साइड पर सर, ऑफ साइड, आपका कंप्यूटर ऑफ हो या ऑन हो, तो आप बैकअप अगर रखते हैं तो आपको हर एंड पे वो फायदा पहुंचाएगा। कह रहा है पीसी मतलब कंप्यूटर की बात कर रहा है सर, नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, एकदम बैकअप की आवश्यकता नहीं, तो डेटा लॉस हो जाएगा। अगला, पिक्सल क्या है सर। मान लीजिए कि ये कैमरा है हमारा, हमने एक फोटो खींचा है, ये फोटो हमने खींचा है, ये पिक्सल क्या है, व्हाट इज पिक्सल। हम लोग कहते हैं ना फ्रंट कितना पिक्सल है, कितना मेगापिक्सल है, तो कहेगा 5 मेगापिक्सल। बैक 13 मेगापिक्सल, कहेगा और 1-2 मेगापिक्सल ने है 6-7। ये पिक्सल होता क्या है, पिक्सल का मेनली मतलब रिजोल्यूशन होता है। अगर हम पिक्सल की बात करें तो पिक्सल का मेन मतलब चला रिजोल्यूशन होता है। जैसे हम ये कैमरा लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा रिजोल्यूशन अब क्या है। तुम कहेगा मास्टर ये रिजोल्यूशन क्या है। जैसे मान लो ये कैमरा है और हम कोई एक फोटो लेते हैं, जैसे ये चिलवा ने हमको एक फोटो भेजा हुआ है, ये पढ़ता हुआ फोटो, देखो कैसे पढ़ रहा है बेचारा। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब नया कैमरा खरीदते हैं ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ऐसे देखते हैं, और भी एकदम नमरा के देखते हैं, फट नहीं ना रहा है। तो रिजोल्यूशन क्या होता है चला कि रिजोल्यूशन होता है, अगर कोई पिक्चर है ना, ये पिक्चर जैसे ही लिया तो इसको हम ऐसे करते हैं, उसके 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर वो 2 पॉइंट के बीच की दूरी ज्यादा है तो ऐसे करोगे तो कहते हैं फट गया, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग हो गया। और अगर दूरी कम है तो कितनों करोगे ना तो वो अलगे नहीं, अलग होगा तो एकदम कम दूरी के कारण थोड़ा सटा हुआ महसूस होगा। उसी को हम कहते हैं सिला पिक्सल का रिजोल्यूशन। रिजॉल्व करना मतलब कितना में बटा हुआ है। तो कहते हैं पिक्सल क्या है, तो पिक्सल कहते हैं पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग, कि वो 2 पॉइंट्स के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस रखता है, उसी को हम पिक्सल कहते हैं। और सर कहने का मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ऐसे करोगे तो फट जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा दिखेगा, और डिस्टेंस अगर कम है तो कितनों नमराओगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना कम होगा कि तुमको फटा हुआ नजर नहीं आएगा। उसी को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। कहते हैं कितना रिजोल्यूशन है कैमरा है, मतलब बहुत बढ़िया रिजोल्यूशन है। इसका मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो एकदम कम है, वो फटेगा नहीं। उसी को हम पिक्सल से देखते हैं। ये कहता है फिर कंप्यूटर प्रोग्राम जो पिक्चर बनाता है, पिक्चर को द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी। पिक्चर जैसे पिक्सल की बात है, रिजोल्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद चला क्या कहता है, मॉड्यूलन। ये मॉड्यूलन क्या है रे, जैसे अगर लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, हम तुमको हाई फ्रीक्वेंसी साउंड भेजना चाहते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, चला मेरी फ्रीक्वेंसी लो है और हमें एक मॉड्यूलेशन के लिए एक एम्पलीफायर लगा दिए। एम्पलीफायर एक मॉड्यूलर डिवाइस है,
हम एम्पलीफायर लगा दिए, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, नाम है अगर एम्पलीफायर, मतलब जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है मतलब बढ़ा देता है। उसी को हम मॉडुलन का मतलब होता है चला, अगर लो फ्रीक्वेंसी हम धीरे धीरे हम बोलेंगे ना, आवाज तुमको तेज सुनाई पड़ता है, उतना जोर से कोई स्पीकर में बोलता है जितना हम यहां बोलेंगे धीरे धीरे, वहां तो पूरा भयानक तेज सुनाई देता है, उसको मॉडुलेशन कहते हैं। मॉडुलेशन का मतलब लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। मॉड्यूलेशन मतलब होता है बदल देना, मॉड्यूलेशन मतलब बदल देना। किसको बदल देना? लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी। तब पढ़ो तो, मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दो भिन्न आवृत्तियों के तरंगों को मिलाना, बाह्य तरंगों के तरंग रूपण का पाना, लंबी दूरियों पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से संचरित कर देना। लंबी दूरियों पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से पहुंचा देना, बहुत लंबा दूर, दैट इज एम्पलीफायर। इसी को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब कहता है पार्श्व बैंड, ये होगा नहीं, साइड बैंड कुछ खास नहीं है। ये देखो यहां पर सर स्पीकर अगर लगा हुआ है, यहां से ये डिवाइस है, ये लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में अलग अलग डिवाइस करता है, इसी को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? ये फनल है, कीप है, ये फनल है, ये कीप है। कीप में तुम गौर से, तुम लोग जैसे फनल का नाम सुनता है ना, फनल का नाम सुनेगा कि तुम खट से जो है ना वो कीप का बात करने लगेगा। कीप जगह में तू तेल डालता है गैलन में ना, यो फनले है। ये फनल में क्या करते हैं देखो, ये ऑलिव ऑयल है, ये वाटर है। ये ऑलिव ऑयल जो है ये चूंकि इसमें घुलनशील नहीं है तो ये ऊपर में चल जाता है और वाटर नीचे चल जाता है। ऑलिव ऑयल ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है, तो वाटर को हम ठोपे ठोपे निकाल लेंगे, ऑलिव ऑयल ऊपर में रह जाएगा। इसी को हम चला करते, देखो सेपरेटरी फनल, इस फनल के द्वारा सेपरेट करते हैं। लेकिन किसको? जो एक दूसरे में मिल जाएगा तब तो गिर जाएगा के साथ, जो अघुलनशील हो एक दूसरे में। तो हम ये कह सकते हैं कि फनल के द्वारा उन द्रवों को अलग किया जाता है, जो एक दूसरे में घुलनशील ना हो, एक दूसरे में घुलनशील ना हो। फनल के द्वारा उन द्रवों को अलग किया जाता है जो एक दूसरे में घुलनशील ना हो। तो बता क्या होगा? अल्कोहल और पानी भयानक घुलनशील, नमक और पानी भयानक घुलनशील। अल्कोहल और आयोडीन, आयोडीन मतलब नमके वाला पानी हो गया, अल्कोहल नमक को मिला दो घुल जाएगा, लेकिन तेल और पानी नहीं मिलेगा। इसको सर हम फनल के द्वारा अलग कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। तेल और पानी कभी मिलेगा, इसको हम लोग फनल के द्वारा, तेल ऊपर में रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, इसको हम फनल के द्वारा अलग कर लेंगे। जल्दी से लिख लो, फनल के द्वारा या कीप के द्वारा। वो वाला कीप मत सोचना जो तुम यूज करता है घर में, कीप के द्वारा हम लोग उनको अलग कर लेते हैं जो अघुलनशील होगा एक दूसरे में। तेल और पानी इज आंसर। अल्कोहल, दारू और पानी घुलनशील है, नमक और पानी घुलनशील है, अल्कोहल और आयोडीन घुलनशील है। द नेक्स्ट वन लिख लिए 18 नंबर। संभारिकों में, संभारिक मतलब जगह भार समान हो, डैश की संख्या समान होती है। देखो चला, इस सब संभारिक है, देखो 40 एकरो भार है, एकरो भार 40 है, एकरो भार 40 है। तो तुम गौर से देखो, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन 21 न्यूट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, सबका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा होगा, सब में 40-40 भार है, सब संभारिक। कहता संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। किसकी संख्या रे भाई? ये गौर से देखो, ये 18 है इलेक्ट्रॉन, एकरा में 19 है, एकरा में 20 है। तुम गौर से देखो, एकरा में 18 प्रोटॉन है, एकरा में 19 प्रोटॉन है, एकरा में 20 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन देखो, 22 न्यूट्रॉन है, 21 न्यूट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। ना प्रोटॉन समान, ना इलेक्ट्रॉन समान, ना न्यूट्रॉन समान। लेकिन जब ये पूरे नाभिक का द्रव्यमान की बात करोगे तो ये नाभिक का द्रव्यमान तुम गौर से देखो 22, 18, 40। तुम गौर से देखो 21, 19, 40। तुम गौर से देखो 20, 20, 40।
यानी क्या समान है? तो भैया नाभिक समान है। आयन समान है क्या? आयन के तो कोई बातें नहीं करेंगे, यहां आयन केकरो पे है ये नहीं। इलेक्ट्रॉन समान है क्या? एकदम नहीं, 18 19 है 20 है। प्रोटॉन समान है क्या? एकदम नहीं, 18 प्रोटॉन 19 प्रोटॉन 20 प्रोटॉन। इसका मतलब नाभिक समान है। यू विल गेट द आंसर। नाभिक में देखो सबका 40 40 है। या नाभिक नहीं रहता तो एक ऑप्शन थोड़ा और देता, न्यूक्लियन। देख रहा है चला किने क्वेश्चन जा रहा है। पहले पूछता था संभारिक के कथी समान भार, अब नहीं पूछता है, 3 स्टेप ऊपर। संभारिक में कथी समान था? नाभिक। संभारिक में कथी समान? न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन तनी घुमा देता है। या तो नाभिक देगा ना तो न्यूक्लियन देगा, भार दे देगा तो मारिए देगा तुम संभारिक में भार समान। संभारिक में कौन समान? भार समान। यू विल गेट द आंसर। हो गया। द नेक्स्ट, सीएनजी को भरा जाता है। अरे भाई तुम सुना होगा पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप भी है दिल्ली में। कभी सुना है एलपीजी पंप? नहीं सुना हो, क्योंकि एलपीजी को पंप भरण प्रणाली द्वारा नहीं भरा जाता है। अब देखो सीएनजी के पंप है दिल्ली में, पेट्रोल एकरो पंप है हमारे यहां भी। इसको दाब भरण प्रणाली द्वारा भरा जाता है, पंप भरण प्रणाली द्वारा भरा जाता है, पंप के द्वारा। देखो ये नया टाइप का क्वेश्चन है। पंप भरण प्रणाली द्वारा भरा जाता। और अगर हम बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी पंप के, तो कभी सुना एलपीजी पंप पर चलते हैं? नहीं, एलपीजी को दाब भरण प्रणाली द्वारा भरा जाता है। दाब भरण प्रणाली द्वारा भरा जाता। जल्दी से लिख ले भाई, एलपीजी को दाब भरण प्रणाली द्वारा भरा जाता है। और सीएनजी और पेट्रोल का पंप होता है, तो पंप भरण प्रणाली द्वारा भरा जाता है। लिख लिया। अपने यहां सीएनजी पंप नहीं है चला, लेकिन दिल्ली वगैरह में सीएनजी पंप है। हो गया। सीएनजी पेट्रोल पंप भरण प्रणाली, एलपीजी दाब भरण प्रणाली द्वारा भरा जाता है। द नेक्स्ट कहता CO2 प्लस H2O। चला ये रिएक्शन काहे पूछता जानता है? इस CO2 पाया जाता है चला लेमन सोडा, फिश सोडा, कोक, अल्कोहल, बियर, उसमें CO2 और पाया जाता है। जब ये H2O से मिलता है ना तो H2CO3 का निर्माण करता है। इसी को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कौन एसिड कहते हैं भाई मेरे? इसको हम कार्बोनिक। अगर आप कोई भी आदमी सर दारू का सेवन करता है तो वो जब पेट में जाता है ना तो वो जल से CO2 होता है, वो जल से विक्रिया करके H2CO3 बना देता है, जिससे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। और कार्बोनिक अम्ल जो है भाई मेरे, वो तुम्हारे भोजन को आसानी से पचा देता है। इसीलिए देखना, भोजन को पचा तो देता है लेकिन साथ साथ अनेक हानियां भी करता है। तो आंसर बता क्या हो जाएगा? H2CO3, दैट इज कार्बोनिक अम्ल। अब एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। यहां तो H2CO3 हो जाएगा, यहां हो गए सीएनजी भैया, सीएनजी और पेट्रोल पंप भरण प्रणाली, एलपीजी दाब भरण प्रणाली के द्वारा सीएनजी और पेट्रोल का पंप होता है। संभारिक में क्या समान होता है चला? या तो नाभिक देगा या न्यूक्लियन देगा समान होता है, या भार देगा समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग? उसको सर फनेल के द्वारा अलग करेंगे जो एक दूसरे में घुलनशील ना हो। तेल और पानी घुलनशील नहीं है। अगला मॉड्यूलेशन का मतलब होता है बदलना, लो फ्रीक्वेंसी को हाई लंबे दूरी तक भेजना। अगला इस सर पिक्सल का मतलब रिजोल्यूशन है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला बैकअप सर ये कह रहा है कौन सा गलत है? बैकअप नियमित नहीं करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। कहता है पेट जब ये कह दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ नहीं सोचना है। अगला मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कहे या आंख में प्रकाश की संवेदना 0.1 सेकंड, खाली सोच समझ के मारना 0.1 सेकंड या 1/10। नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं चला? द्रव्यमान संख्या। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन 23 आ गया, 23 इसका द्रव्यमान संख्या है आंसर। अगला औसतन कितनी बार बिजली गिरती है प्रति सेकंड? सर 100 बार। और बिजली गिरने से बचाने के लिए तड़ित चालक जिसमें कॉपर। फाउंटेन पेन लेविस ई वाटरमैन 1884। अगला मेटल डिटेक्टर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अगला तार का प्रतिरोध, हम बोले तार प्रतिरोध तापमान के समानुपाती, चालक तार के लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मान रहा है इसलिए डी मारेंगे। अगला गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के लिए हम लोग जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी गर्मी उत्पन्न करने वाला मशीन, ठंडा उत्पन्न करने वाला मशीन, कुछ पूछ दे वाष्पीकरण मार देना। वाष्पीकरण क्वेश्चन में आता रेफ्रिजरेटर मार देना या एसी मार देना। यहां आओगे तो रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण।
द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू संतुलित बल जब लगेगा ना तो गति नहीं होगा, 300 इधर से 300 इधर से, गति नहीं होगा। लेकिन अगर जोर से खींच दोगे तो आकार बदल जाएगा। अगला, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, मतलब अंतरिक्ष में चल गया पिंड, अंतरिक्ष में चल गया तो क्या होगा सर, अस्थिर बल लगेगा क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। आज चला रॉकेट की गति गैसों की चाल के समानुपाती होता है तो पावर नहीं कुछ है, एक है तो आंसर एक हो जाएगा। अगला, कार्य होता है जब ऊर्जा होता है, त्वरण होता है जब बल लगता है। नमस्कार, खूब पढ़िए सर, खूब मन लगा के पढ़िए। और आरके सर आ रहे हैं 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आप लोगों के बीच 20 सेट का डिस्कशन, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ का आगे मिलेगा। अभी इतने भी मिसलेनियस होगा, लेकिन आगे से जैसे जैसे आपकी चाहत होगी, जहां जहां आपको जरूरत होगा आप मैसेज करते रहिए और हम सर आपका मैसेज देखेंगे और आपको उचित रूप से वही देंगे सर जिसकी जरूरत है। ऐसा नहीं देंगे जो हमारे भाई को ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो मिलते हैं सर 5:30 बजे सर से मंगलवार को। थैंक यू वेरी मच। मेरा क्लास कल नहीं होता है, कल लाइव नहीं होता, संडे को छौक टेस्ट का फास्ट रिवीजन करके हम 1 घंटा में और उसको अपलोड करते हैं। तो आपको अपलोड क्लास मिलेगा संडे को, मंडे टू सैटरडे में आपकी सेवा में है सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो कान के नीचे मारेंगे। थैंक यू वेरी मच।